کی बहाली के लिए पूरी कौम को मफलूज करके बैठ गए। तो पहली बात लॉ एंड ऑर्डर है। जब तक मुल्क में अदल नहीं होगा, जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, और ये हम साफ बता दें कि चाहे जजेस बहाल हों या जजेस ना बहाल हों, इंसाफ नहीं आएगा इससे। इसलिए नहीं आएगा कि जब ये जज थे उस वक्त भी इंसाफ नहीं था। ये पिछले 60 साल से एक निजाम जो अंग्रेज का दिया हुआ है वो चला आ रहा है। इस पूरे निजाम को रेडिकली तब्दील करना है। कैसे वो हम आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहला पॉइंट यही है कि लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। इंसाफ, इंसाफ। अगर इंसाफ लोगों को आप नहीं दे सकते हैं तो मजीद उसके बाद कोई मामला आप नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, ब्राइबरी एंड करप्शन। देखिए, जब डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, चीन में भी यह प्रॉब्लम थी। चीन में उन्होंने इसका क्या इलाज किया? चीन में वो ब्राइबरी पे, करप्शन पे सजाए मौत देते हैं। ये एक मुल्क के लिए क्राइसिस बन गया, एक नासूर बन गया, एक कैंसर ऐसा उस मुल्क में जिस मुल्क की जड़ों को खा लिया है। हमारे पास वसाइल थोड़े हैं इस मुल्क में, लेकिन जितने वसाइल हैं उसमें तकरीबन 80% वसाइल ऐसे हैं जो करप्शन में खा लिए जाते हैं। डेवलपमेंट फंड में मुश्किल से 15 या 20% जाते हैं। सिर्फ एक मिसाल है पिछले दिनों की कि जब एक नहर बनाने की बात की गई तो उसका एस्टिमेट 120 अरब रुपए बनाया गया, और जब उस नहर को 3 दफा री एस्टिमेट करवाया तो आखिर में 21 अरब में वो नहर बनाई जाने लगी। एक प्रोजेक्ट पे 100 अरब रुपया हराम हड़प करते हैं ये लोग। इस लेवल पर करप्शन है। ये प्रॉब्लम कायदे आजम ने 1947 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एड्रेस करते हुए कही थी। इन सब का इलाज क्या है वो भी आएंगे इस पे। फिर ब्लैक मार्केटिंग। जाहिर है जब मुल्क में करप्शन होगी तो ब्लैक मार्केटिंग उसका एक फॉल आउट है, एक नतीजा है, वो होगा। और फिर नेपोटिज्म, जहां मेरिट नहीं हो, जहां ऐसे खाइन और बदकार लोगों को हुक्मरान मुकर्रर किया जाए, उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाए, उनको एडवाइजर्स लगाए जाए, जिनकी रेपुटेशन ये है कि ये बदकार और खाइन है, अहल नहीं है अपने मनसब के, और मुसलमानों की इज्तिमाई फलाह की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। जब मामला ये हो कि हुक्मरानों और एमएनए और एमपीएस के बेटे ज़कात फंड से अपने लिए गाड़ियां खरीदें और मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे करें, खयानत का ये लेवल हो, तो उसके बाद जो मर्जी स्ट्रैटेजी और प्लान हम देते रहें वो नहीं चलेगा। पहले मामला जो करना है ये बेसिक फंडामेंटल 4 एलिमेंट्स, इमानत और दयानत, लॉ एंड ऑर्डर, ब्राइबरी और करप्शन और नेपोटिज्म, मेरिट। जब ये मामला अगर कोई भी हुकूमत कर लेगी, याद रखिए उसके बाद जो कुछ होगा बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसको इंप्लीमेंट करना। और ये सारे मामला एक अच्छी क़यादत से शुरू होते हैं, एक सिंसियर क़यादत से शुरू होते हैं। हमारी प्रॉब्लम ना रूल्स हैं, ना रेगुलेशंस हैं, ना एजुकेशन है, ना तालीम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान की हुकूमतों का सबसे बड़ा क्राइसिस ये रहा है कि खाइन हुक्मरान आते रहे। जो खाइन नहीं भी थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, काम जानते ही नहीं थे, नाअहल थे। और जो नाअहल थे वो जाहिल भी साथ थे, इग्नोरेंट भी थे, सीखना भी नहीं चाहते थे, अच्छा मशवरा भी नहीं लेना चाहते थे। नाअहल लोग भी अच्छा मशवरा लें तो कुछ ना कुछ काम करके चले जाते हैं। जो उनके एडवाइजर्स, जो उनके मुशीर मुकर्रर होते हैं, नापाक और पलीत तरीन लोग होते हैं। कोई अमेरिका की तरफ से आता है, कोई सीआईए की तरफ से भेजा जाता है, कोई इंडिया के एजेंट होता है, ये मुशीर होते हैं। जब इस कॉम्बिनेशन के साथ दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन हुक्मरान भी, अगर सौले हुक्मरान भी आ जाए, अगर उसके मुशीर नापाक और पलीत हों तो वो नहीं चल पाएगा। ये इसी वजह से होता है जब नेपोटिज्म हो, जब ब्राइबरी हो, जब करप्शन हो। हम इन बेसिक फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, इन पर सख्ती करनी पड़ेगी, शदीद सख्ती करनी पड़ेगी। क़िसास का कानून वापस लाना पड़ेगा। क़िसास इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए। जस्टिस इज टू बी डन एंड ऑल्सो सीन टू बी डन। नजर आए कि जस्टिस है, इस मुल्क में इंसाफ है, अदल है। और यह जिम्मेदारी फिर अदालतों पर भी है, जजों पर भी है, वकला पे भी है, और हुकूमत वक्त के ऊपर भी है। क्योंकि अगर वो ये इंसाफ नहीं दे सकते तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर इनको तब्दील हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खाइन है, ये गद्दार है, क्योंकि ये अहद लेकर आए हैं, कसम खा कर आए हैं कि हम पाबंदी करेंगे पाकिस्तान की हिफाजत की, पाकिस्तान की रियासत की, अल्लाह रसूल के कानून की। और जो ये नहीं कर रहे हैं इस वक्त, गद्दारी के मुकदमे फिर सब पे चलने चाहिए। अच्छा जैसा साहब, जब आप इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम की बात करते हैं तो आपके ख्याल में उसके बुनियादी मकासद क्या हैं? देखिए, जब हम इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम की बात करेंगे तो उसकी बुनियाद, फंडामेंटल पैरामीटर इस बात से शुरू होती है कि क्या उस निज़ाम में रिबा है। स्टार्ट वहां से, क्योंकि रिबा एक ऐसा प्रैक्टिस है जिस पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग किया हुआ है। ये तो एक इस्लामिक स्टेट में चल ही नहीं सकता। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल शरीयत कोर्ट ने हुकूमत वक्त को अहकामात जारी किए हुए हैं, इतने साल के अंदर रिबा का निज़ाम खत्म करके हमको एक रिबा के बगैर निज़ाम जारी करके दीजिए, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर्स पास हैं इसके ऊपर। लेकिन ना किसी को मालूम है इस निज़ाम को तब्दील कैसे करना है, ना ही कोई करना चाहता है।
करना कैसे ये हम आगे बताएंगे। जैसा वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक। जी सर साहब, देखिए, इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की पहली बुनियाद ये होगी कि उसमें रिबा का निजाम नहीं होगा। जब रिबा का निजाम नहीं होगा, वहां सोशल जस्टिस होगा, वहां अदल होगा, वहां इंसाफ होगा, वहां फूड सिक्योरिटी होगी, वहां मसावात होंगी। ये एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल आइसोलेशन में नहीं, एक सोसाइटी की पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे एक माशी मॉडल के साथ, माशरती मॉडल के साथ तश्कील पाएगा। आज क्या स्टेट है हमारी, उसको कंपेयर कर लेते हैं। हमने आइडियल डिफाइन कर लिया है क्या होगा। आज जो स्टेट है कि पाकिस्तान की तमाम तर इकोनॉमिक्स रिबा बेस्ड है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, रिबा बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है। पेपर करेंसी पे उसकी बुनियाद है, जिसके पीछे कोई सोना नहीं है, सारी फेक पेपर करेंसी है। इन्फ्लेशन बढ़ाई जाती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से कि जहां 100 के 1000 बनाए जाते हैं। इन रियलिटी पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसको प्रोड्यूस किया जाता है बैंकों के जरिए, खातों में हिसाब किताब के जरिए। पूरे माशरे में दौलत की तकसीम इस तरह की है कि अमीर अमीर तर होते जाते हैं। गरीब लोगों को चाहे ज़कात और सदकात निकाले जाएं उसका फायदा नहीं है। सरकारी तौर पर कोई बैतुल माल नहीं है, जो बैतुल माल है वो मजाक है बैतुल माल के साथ। और उसमें खयानत का ये आलम है कि जैसे कहा कि नेपोटिज्म और बड़े बड़े हुक्मरानों के साहबजादे बैतुल माल से पैसा निकालकर पर्ल कॉन्टिनेंटल में और मैरियट में डिनर्स करने जाते हैं। ये बैतुल माल का हाल है। जब मुसलमान हुकूमत के माल जिसके पास हैं वो जाती माल इसको समझता है। एक एक एमएनए के ऊपर 5 साल में तकरीबन 16-16 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, सिर्फ एमएनए पे कुछ ना करने का। तकरीबन 9 अरब रुपए का एस्टिमेट है कि नेशनल असेंबली के एमएनएज एमपीएस के पर्क्स, उनके बेनिफिट, उनकी तनख्वाहें, उनकी गाड़ियां, उनके फोन, उनके एयर टिकट, उनके बच्चों के मेडिकल इलाज, इस सारी खुराफात पर ये गरीब मिस्कीन भूखी कौम 9 अरब रुपया खर्च करती है, जिसके नतीजे में एक खुराफात किस्म की असेंबली वजूद में आती है कि जो हर किस्म का वो इशू जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, उस पर बात करने की अहल नहीं होती और सिर्फ रबर स्टैंप होती है अपनी पार्टी की या उसकी जो ज्यादा बेहतर कीमत लगा सके, चाहे वो गैर मुल्की ताकतें हों, चाहे मुल्की ताकतें हों। ये हुकूमत का इस वक्त का हाल है। अब मुझे ये बताइए, इस निजाम को रिपेयर किया जाए या रिप्लेस किया जाए? जब एक गाड़ी भी पुरानी हो जाती है एक बहुत अरसे तक, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू रियलाइज कि मजीद इस पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इस निजाम को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। रिप्लेस करके एक ऐसे निजाम की जरूरत है जिस निजाम को कायम करने का अहद आपने आइन पे लिया हुआ है। और चूंकि इनमें से आइन किसी ने नहीं पढ़ा, लिहाजा किसी को पता ही नहीं था कि अहद किस पे ले रहे हैं। अब फंस गए, क्योंकि अब अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को मिल्लत के भी गद्दार होंगे, अल्लाह रसूल के भी गद्दार होंगे, और लानत भी होगी अल्लाह रसूल की और मलाइका की और मोमिनीन की इनके ऊपर। अभी तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन स्टेप्स हम बता देते हैं कि इनको आगे अब करना क्या चाहिए। जैसे हमने कहा कि इस वक्त की जो स्टेट मौजूद है, इसमें पैबंदकारी नहीं की जा सकती, इसमें रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम इस तरह के चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं कि पूरा माशरा, क्योंकि ना तो वो लीडरशिप है, ना वो कायद मौजूद है, ना वो हुक्मरान है, और माशरा भी अभी इसका मीडिया, इसके हुक्मरान, इसके सिस्टम, इसका निजाम इस वक्त तैयार नहीं है इतने बड़े चेंज के लिए। तो चेंज आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। अगर वो ना किए गए कि मुल्क के इक्तिसाद, मुल्क का दिफा, मुल्क की माशरत, हमारी मईशत सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। आजकल के इस दौर में जब पूरे पाकिस्तान के आसपास खतरात मंडला रहे हैं, जब हमें भूखा प्यासा मारने का प्लान किया जा रहा है, जब पूरे मुल्क पर दुश्मन हमला करने की बातें कर रहे हैं और ये आम बात की जा रही है कि मुल्क अब टूट जाएगा, जब ये खतरात के लेवल हो और हुक्मरानों का हाल ये हो कि 3 माह के ये हुक्मरान है जिसमें से ये आधा वक्त मुल्क से बाहर गुजारते हैं, तो उस सूरत में इस बात की उम्मीद हमें नजर नहीं आती कि ये हुक्मरान कोई बेहतरी और कोई खैर का काम करेंगे। खैर इंशाल्लाह इस मुल्क के साथ होगी, हमें कोई मायूसी नहीं है। ये नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इस मुल्क को जाया नहीं करना। तरीक़ेकार जैसे हमने अर्ज किया अब हम बता देंगे आपको। अच्छा साहब, जैसे आपने कहा कि हुकूमत वक्त को बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन उन कामों के लिए वसाइल की भी जरूरत होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वसाइल कहाँ से आएंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का हाल ये है कि हम आपको एक छोटी सी सादी मिसाल देके समझा देते हैं। जैसे एक घराना हो,
اس گھر کا باپ اور چند بچے ایک گھر میں رہتے ہوں, گھر کے صحن میں خزانے دفن ہوں, ان کو معلوم بھی ہو کہ وہاں خزانے ہیں, اس کے باوجود باپ کا حال یہ ہو کہ اپنے خزانے نکالنے کے بجائے ہمسایوں سے قرض لے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کی جیبیں کاٹے, بچوں کو بھوکا مارے, اور اس کے بعد بچوں سے جو پیسے لے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے ایک اکاؤنٹ میں کہیں اور رکھنا شروع کر دے اور قرض کی ادائیگی بھی نہ کرے. تو ایسے باپ کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنے بچوں کا بھی خائن ہے, اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہے, اور اللہ رسول کا مجرم تو وہ بنتا ہی ہے, اور جو وہ کچھ وہ کر رہا ہے چند دنوں میں گھر کو توڑ کے دم لے گا. پاکستان کا ایگزیکٹلی یہی حال ہے اس وقت. اللہ کی قسم ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس کسی ایک ایسی چیز کی کمی ہو کہ ہم اپنے آپ پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا ایک اقتصادی نظام نہ قائم کر سکیں. مثالیں دے کے بتاتے ہیں. دیکھیے حکومت وقت کرتی کیا ہے. آمدنی کے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں. پہلا ذریعہ حکومت وقت کا ہے آمدنی کا ٹیکسز, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کام کیا, تنخواہ آپ کو ملی نہیں, آپ کے بینک آپ کے سورس پہ ہی آپ کو تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس کٹ گیا, آپ نے اس ٹیکس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں. آپ کو کسی نے بھی آپ کے امپلائر نے آپ کے حکومت وقت کے اگر آپ ملازم ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز کے ملازم ہیں تو وہ ٹیکس کاٹ کے آپ کو تنخواہ دیتی ہیں, وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے, نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹرول کو ایک دن میں 10 روپے لیٹر بڑھا دیا. اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے, جو اس قابل ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے, جو بیچارہ صبح اور شام جان مار کے صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدنے کے قابل ہے, نہ ان کا علاج کرا سکتا ہے, نہ گھر کا کرایہ دے سکتا ہے, آپ اس سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ بچے گھر میں بھوکے ہوں اور باپ اپنے بچوں کا کھانا چوری کرنا شروع کر دے. ایسے ناپاک اور پلیت باپ کو کیا کہیں گے آپ؟ جبکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں, اپنی عیاشی بند نہیں کر رہا, اپنی بدکاری, اپنی شراب, اپنا گھومنا پھرنا, اپنی تفریح, اپنی عیاشیاں, اپنے فون کال, اپنے ہوائی جہاز, اپنے دبئی کے ٹرپ, وہ سب جاری ہیں اس کے, لیکن اپنے بچوں کا کھانا مار رہا ہے. تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے معاملہ. اس پروسیس کو سیدھا کرنا بڑا سمپل پروسیس ہے, بہت سمپل پروسیس ہے. انکم ٹیکس ایک ناجائز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ایک قطعاً حرام, ایک ان اسلامک ٹیکس ہے. اب ہم آپ کو حل بتاتے ہیں. جو دوسرا طریقہ حکومت وقت کے پاس وسائل کو جمع کرنے کا ہے وہ نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں. جس طرح سعودی عرب میں عوام پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سعودی حکومت اپنی تمام تر آمدنی تیل سے لیتی ہے. ان کے پاس نیچرل ریسورس ہے, وہ فروخت کرتے ہیں, اس سے آمدنی لیتے ہیں, اپنی قوم پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنا گزارا بھی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے اتنا نیچرل ریسورس موجود ہے کہ اگر اس نیچرل ریسورس کو ہم استعمال کریں تو ہمیں اس قوم پر ٹیکس نہ لگانا پڑے. ہم اس پر آئیں گے. اب سارے معاملے اس ساری بات کی تفصیلات ڈسکس کرنے کی ہے انشاءاللہ. جیسا ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. جی ویئر صاحب, آپ بات کر رہے تھے حکومت کے ریونیوز کی. جی جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ ایک حکومت اپنی آمدنی کے لیے ٹیکسز لگاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیچرل ریسورسز, جو دولتیں خزانے زمین کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اس قوم کو. اور تیسرا طریقہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ, جو آپ نے بچت کی وہ بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے. اپنے وہ عیاشیاں, وہ خیانتیں, وہ فضول خرچیاں, وہ شاہ خرچیاں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں, ان کو اگر کنٹرول اور کنٹین کر لیں. جیسے ہم نے بات کی کہ صرف ہمارے پارلیمنٹ ممبرز آف نیشنل اسمبلی کا بھی 9 یا 10 ارب روپے سال کا 5 سال کا خرچ بنتا ہے. ان کا کروڑ روپے سال ان کی تنخواہوں پہ اور خرچ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر یہ اپنے خرچے نیچے کر لیں. یہاں پر ہم ایران کے بادشاہ کی, ایران کے صدر کی مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی 1977 کی پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے. اپنے باپ کے پرانے گھر میں رہتا ہے جو 40-60 سال پرانا گھر ہے اس کا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں کی تو زمین پہ بیٹھ کے پنیر اور انار اور کیلوں کے ساتھ مہمانوں کی تواضع کر دی اور زمین پہ سوتا ہے.